ठीक है, ग्लोबली मी हिंदी मध्ये सुरू करतो. बेसिकली डेवऑप्स यानी कि हमें जो डिप्लॉयमेंट करना है, हमारा जो कोड बेस होता है हमें वो डिप्लॉय करना है. जैसे कि आपके पास एंगुलर का एप्लीकेशन है, उसका बैकएंड होगा, नोड जेएस बैकएंड हो सकता है, जावा स्प्रिंग बूट बैकएंड हो सकता है, पाइथन बैकएंड हो सकता है, या पीएचपी बैकएंड हो सकता है. किसी का रिएक्ट फ्रंट एंड हो सकता है, Vue.js फ्रंट एंड हो सकता है. तो ये अलग अलग फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हो सकती है. जब डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम कोई प्लेटफॉर्म या सर्वर ये सारी चीजें देखते हैं तो क्या हमें दिखाई देता है बेसिकली. तो पहले, जब डॉकर आने से पहले, आपको अभी डॉकर पता नहीं लेकिन आगे पता चल जाएगा बी विथ मी, पहले कैसे किया जाता था. और आप लोगों को एक सेशन में मैंने बताया था कि ये जो कोड बेस होता है ये अलग अलग इन्वायरमेंट में हम लोग डिप्लॉय करते हैं. कोड बेस यानी कि आपका जो भी कोड है या जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OEMS आप लोगों का प्रोजेक्ट है. तो क्या करते थे हम लोग पहले कि ये जो OEMS प्रोजेक्ट है ये अलग अलग सिस्टम में, यानी कि जैसे कि मान लेते इस कंप्यूटर का नाम है सुपर 1. लेट्स सी, ये जो कंप्यूटर है इसका नाम है सुपर 1. इसमें इसे हमने बनाया है सर्वर, और इसमें हमने OEMS को डिप्लॉय कर दिया. ये इन्वायरमेंट हो गई डेवलपर के लिए. तो डेवलपर के लिए अलग इन्वायरमेंट होती है ना. ये डेवलपर इन्वायरमेंट है, यानी कि ये जो कंप्यूटर या ये सर्वर जो है, यहाँ पे डेवलपर अपना कोड जो है डिप्लॉय करेंगे और टेस्ट करके चेक करेंगे, टेस्टिंग वगैरह जो भी. जब डेवलपर कहता है इट इज वर्किंग फाइन, और ये सर्वर को अप करने के लिए क्या क्या चाहिए, अभी हमारे पास OEMS जो है इसमें, ये जो सर्वर है इसमें क्या क्या हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा. ये OEMS का बैकएंड जावा है तो इसलिए जावा चाहिए. इसका डेटाबेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल है तो यहाँ पे हमें मैन्युअली जाके इंस्टॉलेशन करना होगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल का. फिर उसके बाद यहाँ पे नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर की ऐप जो है नोड जेएस पे चलेगी. तो फिर उसके बाद एंगुलर का डिपेंडेंसीज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे ये सर्वर पे. और nginx जो है ये भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा. ये सारी डिपेंडेंसी हमें एक जगह पे ये इन्वायरमेंट पे रखनी होगी, यानी ये जो सर्वर बनाया गया है इसमें हमें इंस्टॉलेशन करना होगा. चलिए, ये हो गया डेवलपमेंट का. फिर सेम मशीन जो है हमें टेस्टर लोगों के लिए बनानी होगी. सेम मशीन, ये देखो दो दूसरी मशीन अब ये शुरू हो गई है. दूसरा कंप्यूटर है, ये इसे मैं नाम देता हूँ सुपर 2 या सर्वर 2. इसमें भी सेम चीजें हैं, बट सेम कोड मुझे जो है करना है डिप्लॉय. मैं इसे टेस्ट इन्वायरमेंट कहता हूँ. टेस्ट टेस्ट इन्वायरमेंट, या जिसे टेस्ट सर्वर कहते हैं. फिर टेस्टिंग के बाद तीसरा जो इन्वायरमेंट आता है वो आता है स्टेज वाला. ये तीसरी मशीन या तीसरा सर्वर आप कह सकते हैं. स्टेज इन्वायरमेंट हमने सेशंस में डिस्कस किया है कि डेवलपर सिर्फ डेवलपर का कंप्यूटर यूज करता है या सर्वर यूज करता है, जो प्रूव करता है कि हाँ ये जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो सब सही है. फिर उसके बाद टेस्टर आते हैं, टेस्ट करते हैं, अप्लाई करेंगे उनके जो भी टेस्ट केसेस है वो. अगर सही है तो वो स्टेज इन्वायरमेंट में कोड आता है. और फाइनली जो कस्टमर को यूज करना होता है वो आता है प्रोड इन्वायरमेंट, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन सर्वर. ये प्रोडक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये सर्वर 3 है, सर्वर 3 है, सर्वर 4 है. हाँ, अभी हमारे पास जो एज अ प्लेटफॉर्म कंप्यूटर कितने हैं यहाँ पे. हाँ. 4 जो है सिस्टम की जरूरत हमें पड़ी है. और पहला पॉइंट इसका जो डिसएडवांटेज है इस ट्रेडिशनल वे का, तो ये है कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म यानी इंडिविजुअल सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एक. दूसरा, अगर ये मैन्युअली डिपेंडेंसी कर रहे हैं, OEMS की डिपेंडेंसी अगर जावा 8 है तो यहाँ पे भी जावा 8 ही इंस्टॉल होना जरूरी है. अगर गलती से जावा 11 इंस्टॉल हुआ तो वो नहीं चलेगा. वैसे ही अगर आपका प्रोजेक्ट
एंगुलर 10 में है, CLI आपकी 10 की है, और आपने यहाँ पे अगर गलती से 15 इंस्टॉल कर दिया है, तो क्या ये टेस्ट इन्वायरमेंट में आपका सेम कोड एग्जीक्यूट होगा टेस्ट इन्वायरमेंट में? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं सारी चीजें, इससे इसका है कि कॉस्ट बहुत लगेगी, क्योंकि हर इसमें अलग अलग सिस्टम हमने लेना शुरू कर दिया है। और दूसरा ये है कि अगर हम मैन्युअली सारी स्टेप्स करते हैं, सर्वर बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, तो शायद मिसमैच होने की वजह से हमारा बिल्ड जो है ना चले, सर्वर जो है वो वर्क ना करे, हमारा एप्लीकेशन का कोड जो है। तो ये पहला लेवल है। अब इसका प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट आया है जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है? ये ट्रेडिशनल वाला, मतलब जो भी लेगेसी सिस्टम से पहले ऐसे किया करते थे, दिस वन, ओल्डर वन, एक ही एप्लीकेशन को इतने मशीन्स पे हम डिप्लॉय करते थे ओल्डर फैशन में। देन वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होगा, ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि वर्चुअलाइजेशन क्या होगा। वर्चुअलाइजेशन में क्या किया जाता था कि एक जो है, एक सिस्टम जो है, एक ही सिस्टम होती थी, इसके अंदर जो भी ओएस होगी हमारी, होस्टिंग ओएस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आपके इसमें विंडोज 10 है, विंडोज 10 है, विंडोज 10, या किसमें उबंटू, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अब इसमें क्या किया जाता था कि इसी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते थे, VMware कह सकते हैं आप, या अलग ओरेकल के VM बॉक्स करके था। तो ऐसे ना, इसमें एक ही सिस्टम के अंदर देखो, एक ही सिस्टम है ये, मान लेते हैं यहाँ पे सर्वर वन, सिस्टम वन, इसी के अंदर हम अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे, ऐसे अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे, पूरे के पूरे वर्चुअल मशीन जो है वो हम लोग क्रिएट करते थे। और फिर इसके अंदर हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं, और हमारे सारे जो सॉफ्टवेयर या जो डिपेंडेंसी है हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे नोड जेएस हुआ, सबसे पहले तो हमें ओएस इंस्टॉल करनी होगी, जैसे कि उबंटू, किसी को विंडोज 10। फिजिकल सिस्टम सिर्फ एक है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर हम ये जो डिप्लॉयमेंट के लिए जो हमें जरूरी था, जैसे कि पोस्टग्रेस, नोड जेएस, एंगुलर, ये सारी चीजें जो है हम इसमें इंस्टॉल कर देते थे, तो काम हो जाता था। अभी इस सिनेरियो में हुआ क्या, ये वर्चुअलाइजेशन इज फाइन, नो इशू एट ऑल, बट एक, अभी आप लोगों को शायद ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन आईटी वालों के लिए समझ में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा हो, या ध्यान में नहीं आ रहा हो कि क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मोबाइल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि आपके पास एक वन प्लस मोबाइल है, ठीक है, और आपने क्या किया, वन प्लस में कौन सी ओएस होती है बताओ? एंड्रॉइड। एंड्रॉयड है, एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉयड ओएस है, ये मोबाइल है, समझ लो, मैं एग्जांपल के लिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है लिनक्स क्या है, विंडोज क्या है, तो। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये एक बनाया मैंने वर्चुअल मोबाइल, एक वर्चुअल मोबाइल बनाया है मैंने सैमसंग का, जिसके अंदर क्या क्या होगा, एंड्रॉयड होगा, पता ही है आपको। एक इसमें बनाया है मैंने एप्पल 14। आपके पास मोबाइल कितने हैं, यहाँ पे मोबाइल कितने, हाउ मेनी मोबाइल आर देयर? वन। वन मोबाइल। मोबाइल के अंदर भी सेम मोबाइल बना सकते हो आप।
तो इसी टर्म को कहा जाता है वर्चुअलाइजेशन। इसमें हमने सिस्टम बनाई, सर्वर बनाई, इससे क्या हुआ कि जो अलग अलग डिवाइसेस लेने की जरूरत थी वो नहीं हो चुकी अब। ऊपर एग्जांपल में हमने कितने प्लेटफॉर्म या कितनी सिस्टम्स ली है फिजिकल? चार। और और वही काम करने के लिए वर्चुअलाइजेशन में कितनी डिवाइस की जरूरत लगी? हुआ। तो यही वर्चुअलाइजेशन है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता था कि ये स्टेबल नहीं था। दूसरा डिसएडवांटेज था कि इसकी स्केलेबिलिटी उतनी हो नहीं सकती थी कि जितना इसका कैपेबिलिटीज है उतनी ही हम लोग कर सकते थे। डिस्क वगैरह शेयरिंग होती थी। ठीक है। और ये स्टेबल ना होने के भरोसा नहीं था कि कभी एप्लीकेशन चलेगी, और हर एक में अलग अलग ओएस हमें रखनी पड़ती थी। तो इसके जो प्रॉब्लम होते थे उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और न्यूली नाउडेज आया है, सेम, इसे कहते हैं कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन। और ये कंटेनराइजेशन करता क्या है, एक सिंगल ओएस रखेगा, दूसरी कोई ओएस नहीं लेगा, नथिंग, दूसरी कोई ओएस नहीं लेगा। और हमें जो डिप्लॉयमेंट करने के लिए चाहता था, जो हमें डिप्लॉयमेंट करना है, जो भी कुछ हमें डिप्लॉय करना है, ये एक कंटेनर के अंदर हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। देखो जैसा कंटेनर, अब ये कंटेनर में क्या होता था, कंटेनर के अंदर होती थी इमेज। कंटेनर के अंदर क्या होती है, इमेज। इमेज मतलब वो फोटो वाला इमेज नहीं है, यहाँ पे उसका मीनिंग अलग है। कंटेनर के अंदर होगी इमेज। और इमेज के अंदर क्या क्या होगा, तो इमेज के अंदर जो होगा, जैसे कि डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज अभी एंगुलर के लिए जो जो चाहिए वो सारी डिपेंडेंसीज लगेगी। और जो आपके प्रोजेक्ट को, नॉट ओनली फॉर द एंगुलर बट एज वेल जावा के लिए भी क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, ये सारी एक इमेज में बंडल होती थी। प्लस डिपेंडेंसीज प्लस आपका जो कोड है वो, देखो, डिपेंडेंसीज प्लस कोड। अभी डिपेंडेंसीज में क्या क्या आएगा, जावा के लिए जावा, जावा, अगर आपका बैकएंड जावा का है तो जावा का जो बैकएंड है उसके लिए डेटाबेस चाहिए, जावा इंस्टॉल चाहिए, एवरीथिंग, मेवन चाहिए, या जो भी कुछ चाहिए था वो। एंगुलर के लिए नोड जेएस, ये सारी चीजें। तो ये जो है कंटेनराइजेशन जो है, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और वो डाल देगा एक इमेज के अंदर। ये जो ब्लू वाला है इसे हम लोग कहेंगे इमेज, जो भी लाइब्रेरी जो चाहिए वो इमेज। और ये जो कंटेनर है, ऐसे हम लोग, जैसे कि ओईएमएस आप लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किया, दूसरा कंटेनर बना दिया, दूसरा एक कंटेनर बना दिया, जिसमें आपने ई कॉमर्स का जो है, और कंटेनर बनाने के बाद उसके अंदर आप लोगों ने और एक बनाया है, और एक इमेज बनाया है, और उस इमेज के अंदर वापस से जो ई कॉम के लिए डिपेंडेंसी चाहिए वो डिपेंडेंसीज ये प्रोवाइड करेगा। एंड आपका कोड भी इसके अंदर रहेगा। अब अगर आप किसी भी दोस्त को ये इमेज दे देते हो, देखो ये इमेज अगर आप देते हो किसी को भी, किसी को भी ये इमेज देते हो, तो उसे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। मान लो कि अननोन पर्सन है और उसे पता नहीं है एंगुलर क्या है, जावा क्या है, उसको ये इमेज दोगे, और उसके यहाँ पे अगर ये डॉकर, ये कंटेनराइजेशन जो है, और एक बात बता देता हूँ कि ये कंटेनराइजेशन टूल जो है, ये इसका नाम है डॉकर, ये प्रोवाइड करता है। डॉकर ये प्रोवाइड करता है कंटेनराइजेशन। अगर ये उसके पास इंस्टॉल्ड है डॉकर, तो वो इमेज सिर्फ रन कर लो, ऑटोमेटिकली चलेगा। ना उसे नोड.जेएस इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करना, नथिंग टू डू, जस्ट ही नीड टू रन दिस इमेज, दैट्स इट। ठीक है। तो डॉकर फाइल में हम लोग मेंशन करते हैं कि सबसे पहले कि
डिपेंडेंसीज की लिस्ट डालते हैं हमें, क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए हमें। फिर उसके बाद जो है कुछ कंटेनर तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं हम लोग कंटेनर। और बिल्ड करने के बाद इमेजेस क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर इमेजेस के अंदर क्या होगा, जो रन होने के लिए डिपेंडेंसी चाहिए वो, और हमारा जो कोड होगा, एप्लीकेशन होगा, वो हो जाएगा इसमें। दैट्स इट। द कंटेनराइजेशन इज नथिंग बट, ये टॉपअप को होस्ट के ऊपर आप ये कह सकते हो कि सिंगल सिस्टम के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन हम लोग रख सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे लाइक एज अ एरे। एक मिनट। दिसते स्क्रीन माझी. हाँ, दिसत आहे स्क्रीन, ठीक आहे. तर नोटपॅड प्लस प्लस ओपन कर आणि तिथे सगळ्यात अगोदर लिही की काय काय आपल्याला डाउनलोड करायचं. नोटपॅड प्लस प्लस हे बंद कर, याच्यावर आपण नंतर येणार आहोत, डॉकर आणि कुबरनेटीज झाल्याच्या नंतर. आणि मी तुम्हाला काही नोट्सही पाठवणार आहे, ज्या तुम्हाला रीड करायच्या आहेत, रेफर करायच्या आहे. फक्त रिझन जे आहे की आपण का डॉकर यूज करतो. डॉकर जे आहे ही कंपनी आहे जी प्रोव्हाइड करते कंटेनरायझेशन. असे कंटेनरायझेशन गुगल वेगळं प्रोव्हाइड करतं, AWS वेगळं प्रोव्हाइड करतं, अशा आहेत बऱ्याचशा. वेगवेगळे क्लाउड प्लॅटफॉर्म वेगवेगळे प्रोव्हाइड करतात, पण आपण डॉकर सुद्धा वापरू शकतो. नंबर एक, इन्स्टॉल इन्स्टॉल डब्ल्यू. WSL कमांड आहे. अगेन त्याची कमांड तुम्ही लिहू शकता. इन्स्टॉल, कमांड टाकू. हा, देन सेकंड बोलतो. कमांड इन्स्टॉल WSL, दॅट्स इट. हीच कमांड आहे ना इन्स्टॉल डब्ल्यू. हा, बस. देन इन्स्टॉल डॉकर, सेकंड मध्ये. डाउनलोड आणि इन्स्टॉल नाही, डायरेक्टली डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप. 3, इन्स्टॉल डॉकर डेस्कटॉप, दॅट्स इट. तिसऱ्या याच्यात थर्ड स्टेप आहे ती खाली लिहिशील. इन्स्टॉल डॉकर डेस्कटॉप. आता हा जो डॉकर ऍप्लिकेशन आहे हे कंटेनर प्रोव्हाइड करणार. बरं, कंटेनर कोण बनवणार, तर आपणच बनवणार. इमेज कोण बनवणार, तर आपणच बनवणार. तर इमेज बनवण्यासाठी काय काय लागतं, तर त्याच्यासाठी लागेल फाईल, डॉकरची फाईल, तीही आपणच बनवणार आहोत आणि तुमच्या समोर. ठीक आहे. आता CMD ओपन करायची सगळ्यात अगोदर. हा, करा. CMD ओपन करा. ह्या तिन्ही स्टेप्स आपण फॉलो करणार आहोत. तुम्ही जर सर्वांनी लक्ष देऊन जर का फॉलो जरी केलं, तरीही इतकं सोपं आहे की तुम्ही आरामात करू शकता. व्हिडिओ पाहण्याची गरज पडणार नाही. पण तुम्हाला सवय झाली असेल व्हिडिओ बघून करायचीच, तर नंतर बघू शकता. हा,
इन्स्टॉल WSL स्मॉल मध्ये. करंट. हम्म. बरं, अगोदर लिहा WSL आणि नंतर इन्स्टॉल लिहा. हा पॉवर शेल ओपन केलेला, CMD नाहीये. CMD ओपन करशील. हे पॉवर शेल झालं ओपन. विंडोज आर प्रेस करायचं. विंडोज आर आणि CMD टाईप लिहायचं. विंडोज आणि आर. विंडोजचं बटन. हा CMD. इंस्टॉल इज नॉट रिकग्नाइज्ड. नाही का? ठीक आहे, डायरेक्टली त्याच्यासोबत येईल. तर मग -WSL स्पेस -- इन्स्टॉल करा. WSL हायफन -. हायफन इन्स्टॉल. याला काही येस वगैरे माझं साठी कसं आलं असेल केलं काहीतरी. आहे. येस. हा येस केलं केलं ना. सर. हा. हा तर हे बघा, आता व्हर्च्युअल मशीनचे जे काही प्लॅटफॉर्म असतात, डिपेंडन्सीज, त्या डाउनलोड व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर ही जी कमांड आहे ती नोटपॅड मध्ये टाका, म्हणजे हे आपल्याला ऍज अ नोट्स बाकीच्यांना देता येतील. तर होस्ट प्रोसेस फॉर विंडो सर्व्हिस, येस और नको. येस करा. येस. सर्व येस करायचं. ही जी कमांड आहे तिथे नोटपॅड प्लस प्लस वर लिहून ठेवा. आणि तोपर्यंत आपण याला पॉज करू, हे इन्स्टॉलेशन होईपर्यंत. डॉकर डाऊन डॉकर डाउनलोड करायचंय गुगल करून. डॉकर.डॉक्स जे आहे ते डाउनलोड होईल. हा. सर फर्स्ट जाऊ का? हा कुठलाही ओपन करा, नंतर आपल्याला मिळून जाईल ते. हम्म. इथे ऑप्शन आलेला आहे, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज. त्याच्यावर क्लिक करायचं. हम्म. आणि हे झालं डाउनलोड. होत आहे डाउनलोड, 4 मिनिटं घेईल याला. हे आता डाउनलोड झालेलं आहे. आता याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं. त्यावर डबल क्लिक किंवा ओपन राईट क्लिक करून, डबल क्लिक करून केलं तरी चालेल. पॅकेजेस वगैरे डाउनलोड होतील. ओके करायचं याला. डॉकर ॲपच्या साइन अप पेजवर जायचं आणि साइन इन साइन अप करायचं. अगोदर साइन इन नाही करायचं. साइन अप म्हणजे नवीन अकाउंट क्रिएट करायचं. ऑलरेडी अकाउंट नाहीये ना आपलं, म्हणून. तर इथे तुम्हाला काय युजर नेम पाहिजेत ते युजर नेम ठेवा तुमच्या आवडीचं. काय युजर नेम ठेवायचं ते ठेवू शकता. ठीक आहे, चालेल. पासवर्ड तुम्ही कुठलाही ठेवू शकता. ईमेल आयडीचा पासवर्ड ठेवायची गरज नाही. पासवर्ड असा दाखवून नका. रेकॉर्डिंग सुरू आहे. चेकबॉक्स हे करू का? हा केलं तरी चालतं दोन्ही. काय ते प्रोडक्टचं प्रमोशन पाठवतील ईमेलवर. हे जे काही कॅप्चा म्हणजे ओळखायला येईल.
साइन अप. डॉकर वन युजर नेम ऑलरेडी असेल, म्हणजे ऑलरेडी कोणीतरी घेतलं म्हणून म्हटलं की अनिश पाटीलच ठेवायचं तो 1412. ते चेक करावं लागेल आय एम नॉट रोबो रिकॅपच्या. साइन इन साइन इन करून घ्यायचं ईमेल आय डी किंवा याने, जो काय आपला पासवर्ड आहे तो टाकून द्यायचा. That's it. काही नाहीये इथे, तुम्हाला सर्व गोष्टी दिसून येतील की तुमचे कंटेनर किती आहेत, किती रेपॉझिटरीज वगैरे बनवल्यात. इथे सगळं तुमचं जे आहे पुश कशा करायचे, तुमचे लोकल इमेज जसं गिटहब वर आपण कोड पुश करतो तसे इमेजेस पुश करणे, पुल करणे, हे सर्व होणार आहे. आणि मग तुम्ही ही इमेज पुश केला रिमोटला की तुम्ही कोणालाही शेअर करू शकता किंवा कुठल्याही सर्व्हरवर तुम्ही पुश करू शकता, त्या इमेज पुल करू शकता असं. आता तिकडे जा, जे इन्स्टॉलेशन झालं असेल कम्प्लीट. बघू इन्स्टॉलेशन कम्प्लीट झालेलं आहे. हे क्लोज केलं चालेल आपलं ते डॉकर डेस्कटॉप वालं. इथे बघा शिप आहे ना, जहाज, हा तो साईन येतो. क्लोज अँड सिस्टीम रिस्टार्ट करावी लागेल. इथे कंपल्सरी सिस्टीम रिस्टार्ट करणं गरजेचं असतं. आता तुमची सिस्टीम रिस्टार्ट होऊ शकते कदाचित. ठीक आहे, थोड्या वेळाने परत कनेक्ट करा. ओके. हे जे साइड बाय साइड करत आहे त्याच्या सिस्टीम मध्ये साइन इन साइन अप इथे विचारलं तर ते करून घ्यायचं. आणि वन टाइम आता हे इंजिन चालू होत आहे, डॉकरचं इंजिन जे कंटेनर मॅनेज करणार आहे. आणि आपण प्रत्येक ऍप्लिकेशन डिप्लॉयमेंटसाठी एक कंटेनर यूज करणार आहोत आणि क्रिएट करणार आहोत. आणि त्या कंटेनर मध्ये आपण इमेज जे आहे ते इमेज क्रिएट करून इमेज टाकणार आहोत त्या कंटेनर मध्ये. आणि ते कंटेनर स्टार्ट आणि इमेजेस रन करणार आहोत. तर याच्यासाठी आपल्याला एक डॉकर फाईलची गरज असते. मी उद्या तुम्हाला डॉकरचा आर्किटेक्चर समजावून सांगतो, फाईल साठी डिस्कस करू. आज आपण फक्त डॉकर रन आहे की नाही, डॉकरची इन्फॉर्मेशन, या बेसिक कमांड्स आपण करून घेऊया, म्हणजे तुम्हाला रनिंग एंड अप कसं आहे ते कळून जाईल. त्याला 2-4 मिनिटं लागतात. झाला रनिंग एंड अप. आणि खाली ना टास्क बार वर तुला डॉकरचा सिम्बॉल दिसेल खाली एकदम, जिथे टाइम वगैरे दिसतो तिथे. ओके करून घेतलं तरी चालेल. इथे खाली टास्क बार वर म्हणजे खालच्या राईट साईडच्या कोपऱ्याने ना, तिथे असं साईन दिसतं. हा हा, तिथे खाली आणि त्याच्यात नाही, हे जे एरो आहे ना त्या बाजूचा खालचा, तिथे वन काही दिसतो तो समजा. राईट साईडने नाही, खाली त्या क्लाउड नाही का, क्लाउडचं चिन्ह माईकच्या अलीकडे नाही का तो एरो. हाँ सही है, हाँ. हा तिथे बघ, तिथे हाँ तुला दिसल. याच्या बाजूचा जो एरो आहे, अप एरो, हा तो. तिथे तुला डॉकरची शिफ्ट दिसते बघ, तुला पहिले याला शिफ्ट दिसत आहे ती. हा, तर याचा अर्थ ते अच्छा. डॉकर चालू आहे की नाही तो तिथून कळून येतं, किंवा चालतंय की नाही. तिथे ऑप्शन येतात त्याच्यामध्ये. त्यावर राईट क्लिक करते डॉकर शिफ्ट वर. हा, तर डॉकर डेस्कटॉप इज रनिंग आहे. ही सर्व माहिती इथून तुम्ही थांबवू शकता किंवा स्टॉप करू शकता, किंवा तुम्ही आता सध्या विंडोजच्या ऐवजी लिनक्सच्या कंटेनरवर आहात तुम्ही, तर तुम्ही विंडोज कंटेनरवर पण येऊ शकता, बट प्रिफेर केलं जाईल आपण लिनक्सच्याच कंटेनरवर राहूया आता सध्या. अशी आता सीएमडी ओपन करायचे, काही कमांड आपण सीएमडी ओपन करायची, जसं मगाशी विंडोज आर केलं होतं. हे बंद करा. इथे तुम्हाला विचारलेलं आहे युजर नेम पासवर्ड. मगाशी जे युजर नेम टाकलेलं तेच युजर नेम टाका इथे आणि पासवर्ड टाका. आणि 1412 काहीतरी होतं. हा, आणि इथे तोच पासवर्ड टाकून द्यायचा. सो ते नवीन परत युजर नेमच चेक करून तर ते ते युजर करून घ्या, नेम नवीन करून डॉकर घ्या. वन हा, नवीन टाकलं. करून घ्या. हा, नवीन करा. नाही, नवीन करून घ्या. अनिश पाटील करायचं चालेल, तो इथून दिसेल सो तुम्हाला. ह्याचं ईमेल आयडी टाकू का सर मग? हा, टाकलं तरी चालेल, किंवा नवीनच टाका. सेम टाकलं तर घेणार नाहीये तो, वेगळा टाका. काही फरक नाही पडत त्याला, पण ठीक आहे.
अनिश पाटील टाकून दिलं तरी चालेल. दॅट्स इट, एंटर करा. नाही, परत तो तेच विचार काहीतरी एरर येऊ शकतो. ठीक आहे, जाऊ दे, त्याला स्किप करून टाका. काय करू शकतो? क्लोज करून टाकायचं, त्याची गरज नाही पडणार आपल्याला. सीएमडी ओपन करा आता. इथे डॉकर स्पेस इन्फो करायचं, फक्त इन्फो. करू बघू काय दाखवतो तो. आणि एंटर द्या. ही त्याची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे, कुठला आर्किटेक्चर आहे, ही सर्व गोष्टी दाखवून देतात. डॉकर स्पेस हायफन व्ही करा, म्हणजे व्हर्जन शो करेल तो. डॉकर स्पेस हायफन व्ही म्हणजे व्हर्जन शो करणार. तिसरी कमांड आपण टाकूया, डॉकर स्पेस इमेजेस, एंटर. बघा आता एवढं आपल्याकडे एकही इमेज नाहीये, एकही इमेज नाहीये. तर उद्याच्या सेशन मध्ये सकाळी आपण सेशन घेऊया, किंवा तुम्हाला पॉसिबल असेल तर संध्याकाळी घेऊन बाकीचं जे काय आहे, एक अँग्युलर ऍप्लिकेशन आणि स्प्रिंग बूटचं ऍप्लिकेशन जे आहे ते डॉकराइज कसं करायचं, कसं डिप्लॉय करायचं, सगळं काही कमांडने आहे. नथिंग, कुठल्याही गोष्टी तुम्हाला वेगळ्या करायच्या